हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपने पुराने वीडियोस भी वॉच करे होंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो सके। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स स्टार्ट नहीं करी थी, इसलिए हम लोग आज एक नया चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स लेके आए हैं। दैट इज फॉर क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ के हम लोग आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, सॉरी चैप्टर 8 फॉर क्लास नाइन्थ। एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। हमारे रेगुलर क्लासेस चलते हैं, उसमें बच्चों को सारे चैप्टर्स कराए जा रहे हैं। बट फॉर यू ऑल ऑन आवर चैनल वी आर गिविंग यू द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम वेरी बेसिक्स। तो मैं कोशिश करता हूँ हर तरीके से आपको हेल्प करने की। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट्स होते हैं, हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इस नंबर पे कोई भी डाउट अपना शेयर कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल नंबर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉर क्लास नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, किसी भी क्लास में आप हैं या फिर आपके जूनियर से सीनियर से जिनसे आप चाहते हैं उनको भी कुछ हेल्प चाहिए तो वो इस पे कर सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन, सारे वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। चैप्टर हमारा मोशन क्यों इम्पोर्टेंट है पहले ये समझते हैं। हमारे अराउंड जितनी भी एक्टिविटीज होती है हमारे एनवायरनमेंट में, वो कहीं ना कहीं मोशन से रिलेटेड है। मोशन का एक जनरल नाम बोला जाए तो बच्चों क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट मतलब चेंज। और चेंज तो हर जगह है। चेंज इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द पोजीशन। आप हिलते हैं, कुछ काम करते हैं, कहीं बैठते हैं, तो हर कहीं आप मोशन देखते हैं। ये चैप्टर हमारी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम इसको समझ के बना सकते हैं। पहले समझते हैं चैप्टर किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। ये फिजिक्स का आप लोगों का चैप्टर है बच्चों। इन द फिजिकल वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फिनोमेना इज मोशन। ये मैंने आपको बताया। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ये ब्रांच है दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, मूविंग थिंग्स हैं आपके अराउंड, उसमें डील करता है और उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। जितने भी आपके इंजन्स होते हैं, जितने भी व्हीकल होते हैं, बहुत सारे बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को स्पेस के बारे में, रॉकेट्स के बारे में, कार्स के बारे में जानने के लिए बहुत इंटरेस्ट आता है बहुत बच्चों को। तो कहीं ना कहीं आपको ये फिनोमिनास पता होने चाहिए अगर आप उन चीजों के बारे में और डिस्कवर करना चाहते हैं। मैकेनिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। ये फर्दर दो ब्रांचेस हैं। आप मोशन पे काम करना चाह रहे हैं, ये उसके इम्पैक्ट पे। तो काइनेमेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मोशन, एक मोशन के बारे में बात कर रहा है विदाउट टेकिंग द अकाउंट ऑफ कॉज। मतलब ये विदाउट द इफेक्ट मोशन क्या करता है वो काइनेमेटिक्स होता है। और डायनामिक्स इज कंसिडर्ड टू द मोशन नेमली फोर्स। मतलब जितने भी बच्चे इन फ्यूचर सोचते हैं कि उन्हें कार के बारे में और अच्छे से सीखना है, या प्लेन्स, जेट प्लेन्स, फ्लाइट्स, एरोप्लेन्स, उनके बारे में जानना है, वो सब इन ब्रांचेस के अंदर आते हैं, है ना। तो दैट्स वाई इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है हमारी डेली लाइफ से कि अगर हम इसे ढंग से समझते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ती ही बढ़ती है, प्लस हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इसका कॉन्सेप्ट आता है, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करेंगे बच्चों। आप इसको बिल्कुल भी रिलेट मत कीजिए कि क्लास में क्या होगा। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए करा रहा हूं मैं। ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके चैप्टर में आते हैं उनको समझने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट टर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, व्हाट इज मोशन एंड रेस्ट। व्हाट इज मोशन एंड रेस्ट। मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब मैं 12 बजे यहाँ था, कुछ टाइम बाद मैं चला और यहाँ पहुंच गया, सपोजिंगली वो 1 बज गया दोपहर के, 12 बजे से एक बार। तो जितना मैंने चेंज आया मेरी बॉडी में, मोशन है। अब बच्चों मोशन दो तरीके से होता है, वो देखेंगे आगे कैसे। इन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट। रेस्ट ये मोशन की है कंडीशन। तो रेस्ट की क्या होगी?
मैं 12 बजे यहाँ था और 1 बजे भी यहाँ हूँ, मतलब मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट विदाउट मोशन कहा जाता है। अब बच्चों मोशन काउंट कैसे होता है? भाई आपने एक ऑब्जेक्ट देखा और यहाँ आपकी आईज है, कहाँ है? यहाँ से आप देख रहे हो इसको, तो होगा क्या इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम लोग देखते हैं? एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट की हेल्प से आप दूसरे ऑब्जेक्ट को बताते हो इसने कितना ट्रेवल करा। सपोजिंगली एक ऑब्जेक्ट है, मैं कहूँ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से मैं इसको रेफरेंस पॉइंट बोल रहा हूँ आंख से। अगर वो यहाँ से यहाँ तक जब तक मूवमेंट करेगा तभी तो मैं बता पाऊंगा मूवमेंट पे। अगर मैंने उसका इनिशियल पॉइंट नहीं देखा कहाँ से वो कहाँ तक चला, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि वो मूव करा या नहीं करा? इसलिए एक टर्म होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द अनदर ऑब्जेक्ट और सीन विद रेस्पेक्ट टू विच वी कंपेयर द पोजीशन। एक जगह से दूसरी जगह को कंपेयर करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक माना जाता है जिसकी हेल्प से हम पता लगाते हैं कि एक्चुअल में मोशन हुआ है। अगर मुझे यही नहीं पता कि यहाँ पे कुछ था, अगर मैं कह दूं मुझे पता ही नहीं यहाँ पे कुछ था, ये ऑब्जेक्ट था ही नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि यहाँ पे मोशन हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया? नहीं पता चलने का। इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगली इंपॉर्टेंट जो टर्म्स आती हैं वो आती हैं दो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या आती हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका बहुत ही सुंदर सा मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको समझते हैं। भाई बच्चों डिस्टेंस तो सबने सुना है, सब, कोई ऐसा नहीं होगा बच्चा जिसको नहीं पता डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस आप लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हो, किलोमीटर में मेजर करते हो, मीटर में मेजर करते हो, है क्या? कि आपने एक पॉइंट से स्टार्ट करा और कहाँ तक गए आप इसको डिस्टेंस बोलते हो। ये कहीं ना कहीं सही है, बट इसको और अच्छे से समझते हैं क्योंकि आप लोग साइंस पढ़ रहे हो, इस चैप्टर को पढ़ने का मौका मिला है, तो इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों होता क्या है, दो तरह के हम लोग क्वांटिटीज होती है, इसको मेजर करने के दो तरीके होते हैं। विद डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में देखो और उस पर काम करो, विद रेफरेंस पॉइंट, और विदाउट डायरेक्शन। जब भी किसी डिस्टेंस टाइप की क्वांटिटी को आप विद डायरेक्शन काउंट करते हो, यानी कि रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से, उसको मैं बोलता हूँ विद डायरेक्शन रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से, उसको बोलता हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का नाम चेंज हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। और विदाउट डायरेक्शन होता है तो इसको नॉर्मल डिस्टेंस कहते हैं। क्या मतलब है? सपोजिंगली ए मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इसे मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग, इसको मैं बोल देता हूँ एंडिंग। मैंने अपनी जर्नी ए से स्टार्ट करी, डिस्प्लेसमेंट टर्म्स में बोलता हूँ, मैंने जर्नी ए से स्टार्ट करी और मैं बी तक गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा डिस्टेंस था ये 150 किलोमीटर है। जब मैं ए से बी तक गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये देखते हैं। जब मैं ए से बी तक गया तो मेरा डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना हो गया? 150 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा मैंने? 150 किलोमीटर। ऐसी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट भी 150 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, आप डायरेक्शन एक रेफरेंस पॉइंट से मानो, ए से माना तो ए से यहाँ तक गया। अब मैं कह रहा हूँ इस साइकिल को पूरा कंप्लीट करते हैं। मैं ए से चला, बी तक गया, ये डिस्टेंस मेरा सपोजिंगली 150 किलोमीटर था। अब मैं बी से वापस आ गया 150 किलोमीटर, मैं वापस ए पे आ गया। मतलब क्या है? इस बार दो टर्म फिर से आई, एक बार आया डिस्टेंस, एक आया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या कहता है? उसे फर्क नहीं पड़ता आप कैसे भी जाओ, उसको मतलब है सिर्फ क्वांटिटी से, विदाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। आपने कितना करा डिस्टेंस में ट्रेवल? 150 प्लस 150, ये हो गया आपका 300 किलोमीटर।
बट डिस्प्लेसमेंट एक रेफरेंस के थ्रू चलता है, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से चलता है। मैं यहाँ से चला और मैं कह दूं मुझे नहीं पता आप कहाँ तक गए, सपोजिंगली 150 किलोमीटर गए और यहाँ के आपने वापस गाड़ी खड़ी कर दी, तो मुझे क्या पता आप कितना गए। मैं इनिशियल पॉइंट से मानता हूँ, तो मेरा इनिशियल पॉइंट अगर और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो, कोई भी चेंज नहीं होता। ये चीज समझने की है। डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहता है, डिस्प्लेसमेंट एक टाइम पे मेजर होने के बाद भी जीरो हो सकता है। एक सर्कुलर पाथ था जैसे ये, ऐसी मैं एक स्क्वायर मान लेता हूँ। मैंने ए से स्टार्ट करी अपनी जर्नी, बी पे, सी पे और डी, 4 पॉइंट लिए। ए बी का डिस्टेंस कितना हुआ, मैं मान लेता हूँ कि 10 किलोमीटर है और ये 20 किलोमीटर है और रेक्टेंगल है, तो ए बी का डिस्टेंस कितना हुआ, 10 किलोमीटर। ए सी का और कितना हुआ, 30 किलोमीटर, 10 + 20। और ए टू ए कितना हुआ डिस्टेंस, ये हो गया 20 + 10, 30, 30 और 30, 60 किलोमीटर। बट इस केस में जब वापस यहाँ पे आओगे आप, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है फिर से। क्यों जीरो हो जाता है, मैंने आपको बताया, आप सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे काउंट करते हो। समझ में आया? कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए, कहीं से भी पॉइंट को स्टार्ट कीजिए आप अपने मोशन को परफॉर्म करना, अगर उसके अंदर डायरेक्शन है तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट हमें जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होता। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज। ये मैंने एग्जाम्पल को जो मैंने आपको समझाया है उसको यहाँ मैंने लिख के दिया है। अगर किसी को अब भी कुछ प्रॉब्लम है तो इसको पढ़े अच्छे से और समझे, ठीक है। अगर इफ अगर आपको अब भी इसके अंदर कोई डाउट है तो मैं और एग्जांपल्स लूंगा इन फ्यूचर वीडियोस ताकि आपको समझ जा सके। बट अभी इतना समझ लेते हैं, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और ये इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, बट डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं बढ़े। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड, सबको आता है ये फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबको पता है, कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं पता हो। स्पीड निकालने का, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो कैसे निकालते हैं, ये इसके बीच का यहाँ डिस्टेंस हो गया और कितना इस ड्यूरेशन को करने का आपका टाइम लगा। ये दोनों चीजें पता है तो आप स्पीड निकाल सकते हैं ए से बी तक, ये फॉर्मूला लगा के। इस स्पीड को हम फ्यूचर में दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जहां पे फिक्स्ड इंटरवल पे फिक्स्ड टाइम, मतलब यहां से अगर यहां तक देखूं तो स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस कितना है, 10/2, यह आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ बी से सी तक देखूं 5 मीटर पर सेकेंड, सी से डी तक देखूं 5 मीटर पर सेकेंड। अगर हर केस में आपकी स्पीड जो होती है वो सेम आती है तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। बट अगर यूनिफॉर्म नहीं होती तो हम जो केस लेते हैं उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या कहता है, एवरेज स्पीड कहता है, इसी इसी को देखते हैं। एवरेज स्पीड क्या कहता है, आप क्या करो, आपको स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो पता है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके आप क्या करो, इसके आगे बस टोटल और लगा लो। मतलब क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड क्या कहती है, टोटल डिस्टेंस आप जितना कवर करो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसको हम बोल रहे हैं आपका एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अगर ये अनइवन होता, सपोजिंग यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता और यहाँ 3 होता, मान लेते हैं एग्जाम्पल,
तो एवरेज स्पीड कितनी आती? 10 + 10 + 10 + 10, 4 बार 10, और मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, मान लेते हैं इसे। 3 + 2 + 3 + 2। पहले तो स्पीड क्या आ रही थी? 5 मीटर पर सेकंड। इस बार देखते हैं ये कितना है, 40/10। अब आया 4 मीटर पर सेकंड। That it is the average speed that we have calculated taking this example. ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो सबको पता है, कैसे निकाला हमने, अभी पीछे मैंने आपको समझाया तो आपको डिस्टेंस समझ में आया। एक टर्म आती है वेलोसिटी, जो स्पीड की एक तरीके से छोटी बहन समझ लो, जैसे डिस्टेंस काम करता है। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी भी एक टाइप की स्पीड ही होती है, बट इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एक टाइम के अंदर। डिस्प्लेसमेंट का हमने समझा क्या? अगर डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी, कोई भी बॉडी जो है वो किसी भी लूप फॉर्मेट में है, चाहे वो इस फॉर्मेट में हो, चाहे वो सर्कुलर फॉर्मेट में हो, या वो इस शेप में हो, अगर वो यहाँ से स्टार्ट करती है एक इनिशियल पॉइंट से और यहाँ वापस आ जाती है बॉडी, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी 0 हो जाती है, और आपके डायमंड शेप की या किसी भी सर्कुलर शेप में। तो लूप वाले जितने भी केस होते हैं, लूप के अंदर डिस्प्लेसमेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्कूल में, आपके पेपर्स होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा लूप में 0 हो जाता है और वेलोसिटी भी 0 हो जाती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा। दोनों बहुत अच्छे और सुंदर सिंपल फॉर्मूले हैं, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लूप के अंदर, लूप की एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट 0 और वेलोसिटी 0 हो जाता है। ये मैंने समझाया क्यों, क्योंकि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है, इसकी वजह से कोई भी मूवमेंट काउंट नहीं होता। लेकिन डिस्टेंस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगली टर्म जो आती है वो होती है एक्सेलरेटर, या एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या कहता है? एक्सेलरेशन कहता है आपका कि कोई भी बॉडी है, जितनी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज के ऊपर बात करता है। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v/t, वेलोसिटी ओवर टाइम। और वेलोसिटी का क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब एक्सेलरेशन आपका जो होता है वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है, और वेलोसिटी जो होती है आपके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट होती है। तो मतलब लूप वाली जो प्रॉब्लम है वो इसके साथ भी काम करती है। अब समझते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। आपने टू व्हीलर अगर ड्राइव करा हो कभी, या थ्री व्हीलर, वो सॉरी थ्री व्हीलर कह रहा हूँ, आपने टू व्हीलर या आपने फोर व्हीलर लाइक कार, यहाँ कार का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे स्कूटी ले लेते हैं, बहुत सीधा एग्जांपल, सभी बच्चों ने यूज करी है कहीं ना कहीं लाइफ में। या नहीं करते तो कोशिश करो ट्राई करने की, सीखना चाहिए। उसके अंदर राइट हैंडल में, उसके राइट हैंडल में एक बार होता है जिसको आप घुमाते हो तो स्पीड बढ़ती है, स्कूटी, बाइक की, कार की। कार में नीचे होता है पैर के अंदर, वो क्या होता है? उसका नाम होता है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी स्पीड को घटाता है या बढ़ाता है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन स्पीड, सिंपल समझ लो। अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर नहीं है तो वो एक्सेलरेटर या एक्सेलरेशन के अंदर परफॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा भी। अच्छा एक चीज बताओ, आप कार चलाते हो या बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, सपोजिंगली 40 की स्पीड पे गए हम लोग, तो ऐसा होता है कि पूरे
अगर मैंने आधा घंटा स्कूटी या बाइक चलाई तो वो 40 की स्पीड पे ही चलती रहे? नहीं होता ना, कभी स्पीड कम करनी होती है, कभी ज्यादा। इसको ही हम एक्सेलरेशन की टर्म्स में बोलते हैं कि स्पीड जब भी चेंज होगी तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो इसके अंदर लिखा क्या है देखते हैं। एज यू ऑल नो दैट अ कार मूविंग ऑन रोड डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भाई यही तो बोला मैंने आप लोगों से कि आप जो कार या बाइक चलाते हैं उसकी स्पीड फिक्स तो होती नहीं, इधर स्पीड चेंज होती है या फिर आप लोग ब्रेक लगाते हैं। इसके वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? जब टाइम टी वन मतलब इनिशियल टाइम, सपोजिंगली आपने 12 बजे, इसे नहीं लेते हैं, आपने 12 बजे 12, थोड़ा सा साफ साफ लिखते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको। सपोजिंगली मैंने 1 बजे अपना स्कूटी चलाना स्टार्ट करा 40 की स्पीड पे, 40 किलोमीटर पर आवर। और 2 बजे, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद 2 बजे मेरी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। अगर मेरी स्पीड बढ़ती है यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो ये मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे कि एक रैम के ऊपर मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, अगर आप बॉल ऊपर से नीचे फेंकोगे तो इनिशियली जितनी स्पीड होगी यहाँ पे उसकी स्पीड कहीं ज्यादा होगी। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव क्या होगा कि मैंने 1 बजे अपनी फिर से बाइक स्टार्ट करी, अब मैं 40 की स्पीड पे चला रहा हूँ, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 1 घंटे बाद क्या होता है, 2 बजते हैं, तो बजेंगे ही। तो उसमें क्या होगा आप बताओ। अगर मेरी स्पीड सपोजिंगली 30 किलोमीटर पर आवर पे चली गई तो इसका मतलब क्या है, मेरी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं लॉस हुए हैं, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी इन ऑब्जेक्ट डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो वहां पे डिक्रीज, देन बॉडी इज सेड टू बी इन नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। और इस टर्म को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। इसे समझ लो रिटार्डेशन को क्या कहते हैं। अगर आपकी फाइनल स्पीड इनिशियल से कम है, जब आपने स्टार्ट करा व्हीकल उससे कम स्पीड है अगर फाइनल की, तो उस टर्म को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं यूज करते कहीं भी। आप इस टर्म को नहीं देखोगे, जो वर्ड वो यूज करेंगे वो रिटार्डेशन ही यूज करेंगे। और वो एग्जाम अगर आपका है तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे 110% क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन और व्हाट डू यू मीन बाय रिटार्डेशन। बच्चे कहेंगे एक्सेलरेशन तो सबने सुना है आप लोगों ने, रिटार्डेशन कोई पढ़ के ही नहीं जाएगा, उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे बचने के लिए इस वर्ड को अभी समझ लो रिटार्डेशन क्या है। अगर आपकी फाइनल स्पीड कम होती है तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी। ए मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये सबको समझ आ गया होगा। टी मतलब टाइम। यू और वी क्या है, ए बी सी डी पढ़ी है, फिर आता है यू, फिर आता है वी। यू पहले आता है, वी बाद में आता है। तो जो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग की जो स्पीड होती है, स्टार्टिंग स्पीड, उसको मैं यू बोलता हूँ। यू क्या होती है, स्टार्टिंग की स्पीड। और फाइनल स्पीड होती है मेरी वी। यू होती है मेरी स्टार्टिंग स्पीड, वी होती है मेरी फाइनल स्पीड। इससे एक्सेलरेशन निकालूं तो वी फॉर्मूले में रखूं, वी कितना है, फाइनल 50 माइनस इनिशियल 40 ओवर टाइम कितना है 1 आवर। तो एक्सेलरेशन आ गई 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब कहोगे पर आवर स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये इसकी यूनिट है। इसकी यूनिट होती है
मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये दोनों में से यूनिट है। ऐसे इसको देखोगे 30 - 40/1, क्योंकि टाइम 1 आवर है, ये आएगा माइनस का 10 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों आंसर्स में, इसमें और इसमें? फॉर्मूला ये यूज कर रहा है, इसको स्टार्टिंग स्पीड बोलते हैं, इसको फाइनल। बहुत ज्यादा हो रहा होगा, बहुत बच्चों को लग रहा होगा बहुत सारी चीजें सर ने आज पढ़ा दी, बट ये कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा इन चीजों को समझने से रहे। अगर ये चीजें आप नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं आपका चैप्टर ही प्रॉब्लम करता है, लैग करेगा कॉन्सेप्ट समझने में। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर और बच्चे करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए, मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस बनाऊंगा, बट इट इज मोर देन सफिशिएंट अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं कम से कम टाइम में, है ना। तो लाइक कीजिए वीडियो को, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कीजिए, और अगर डाउट्स है तो कमेंट्स में मेरे को बताइए।